तकलीफ के मारे आरोही की आंखों में आंसू आ गए थे। उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। रुद्र उस वक्त उसके बेहद नजदीक खड़ा था। दोनों के बीच सिर्फ चंद इंच का ही फासला था। मुझे दर्द हो रहा है, आरोही ने सिसकते हुए कहा। अपनी पकड़ को कमजोर करने की बजाय रुद्र ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी थी। अब तो आरोही के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। एक तो वो जल्लाद के चंगुल में थी और दूसरा हवेली में भी कोई नहीं था। वो किसी को मदद के लिए पुकार भी नहीं सकती थी। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं। तुम तो औरत कहलाने के लायक भी नहीं हो। वो हल्का सा उसके चेहरे पर झुका, फिर से जहर उगलने लगा था। आपको कोई हक नहीं बनता कि मेरे चरित्र पर फालतू बात करें। अपनी जुबान संभालो लड़की। मत भूलो कि तुम मेरे रहमो करम पर हो। अगर आज मैं तुम्हें धक्के देकर इस हवेली से बाहर निकालूं, तो तुम्हें कोई भी अपनाने के लिए तैयार नहीं होगा। आरोही ने अपने होंठ मजबूती से भींच लिए थे। उस इंसान से बहस का कोई फायदा नहीं था। उसकी भलाई इसी में थी कि वो खामोश रहती। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। अगर दोबारा तुम मुझ पे उस इंसान के साथ नजर आई, तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़कर तुम्हें घर पर बिठा दूंगा। वकील बनने का सपना भूल जाना। ये कहकर उसने बेदर्दी से आरोही को पीछे की तरफ धक्का दे दिया था। वो जमीन पर गिरते गिरते बची थी, जबकि वो जालिम इंसान तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। आरोही ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। हवेली के सब लोगों से रुद्र बहुत ही दोस्ताना और प्यार से बात करता था, लेकिन आरोही से बात करते वक्त उसके माथे पर बल पड़ जाते थे और उसका लहजा भी गुस्सैल हो जाता था। ये बात आरोही ने गहराई से ध्यान दी थी और वो आज तक उसकी वजह समझ नहीं पाई थी। मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी है। मैं जैसे चाहूँ अपनी लाइफ जीऊँ। अगर मैं आपकी जिंदगी में दखल नहीं देती, तो आपको भी कोई हक नहीं है कि आप मेरी जिंदगी में दखल दें। वो गले के बल चीखी थी, लेकिन अब उसकी आवाज सुनने के लिए वहां पर कोई मौजूद भी नहीं था। वो तो कब का घर से जा चुका था। अब आरोही मैडम हवेली में बिल्कुल अकेली थी। बाकी सब लोग उसकी कजिन की बर्थडे पार्टी पर गए हुए थे। दादी जी ने आरोही को अपने साथ चलने के लिए कहा था, मगर वो रुद्र की वजह से रुक गई थी। उसे लग रहा था कि रुद्र भी साथ जाएगा। जैसे ही उसने किचन में अपने लिए मैक्रोनी बनाकर प्लेट पर रखा, तो वो किचन के दरवाजे पर ही खड़ा था। उसे अपने कमरे में आने का हुक्म देकर वो वहां से चला गया था। आरोही को अंदाजा था कि वो रोहन की वजह से उसे जलील करेगा, लेकिन वो उसके चरित्र की धज्जियां उड़ाएगा। इस बारे में आरोही ने कभी अपने दिमाग में सोचा भी नहीं था। रोहन आरोही का क्लास फेलो होने के साथ साथ बहुत अच्छा दोस्त भी था। आज वो उसी के साथ कैफे में बैठी अपनी जिंदगी की परेशानियों के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि रोहन उसे हमेशा अच्छी सलाह देता था कि उस जल्लाद ने उसे देख लिया। रात के वक्त आरोही ने खाना भी नहीं खाया था और न ही हवेली में किसी को इस बात की चिंता थी। रंजना आंटी तो आरोही से हद से ज्यादा नफरत करती थी। वो तो उसे सिर का दर्द कहती थी और अपने बेटे रुद्र को भी भड़काती थी। आरोही कोशिश करती थी कि उनका दोनों का आमना सामना कम ही हो, क्योंकि जब भी रंजना आंटी उसे कुछ कहती, आरोही का मूड बुरी तरह से खराब हो जाता था। अगली सुबह वो सोकर उठी तो वो डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। उसे देखकर आरोही का गला सूख गया था। लगता है कि तुम शिष्टाचार भूल चुकी हो और मैनर्स भी। वो नमस्ते किए बगैर ही नाश्ते की टेबल पर बैठ गई थी। और मैनर्स भी। रंजना आंटी ने भी बातचीत में अपना हिस्सा डाला। आरोही पहले तो समझ नहीं पाई कि वो माँ बेटा किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसे याद आया कि उसने वहां बैठी हुई किसी बुजुर्ग हस्ती को नमस्ते नहीं किया था और इसी वजह से ही वो लोग उसे बातें सुना रहे थे। आई एम सॉरी, उसने एक नज़र दादी पर डालते हुए कहा। तुम्हारे रिजल्ट का क्या बना? आनंद अंकल ने माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए दोस्ताना अंदाज में आरोही से सवाल किया। वो कुछ कहते कि रुद्र फिर से उसकी बात काटकर बोल पड़ा। क्या बनना था? हमेशा की तरह इस बार भी इसने हमारी नाक कटा दी है। हर सब्जेक्ट में वी और सी ग्रेड लाई है। वो पास तो हो गई है ना बेटा? आनंद अंकल को सिर्फ एक ही चीज से मतलब था। जी अंकल, आरोही ने हकलाते हुए जवाब दिया। बस फिर क्या? फिर तो कोई समस्या ही नहीं। वो बेफिक्र हो गए थे।
आरोही ने डरते डरते एक नज़र सामने खड़े उस जालिम इंसान पर डाली जो उस वक्त उसे बहुत ज्यादा गुस्से से देख रहा था। हे भगवान, अब मुझसे कौन सी गलती हो गई है कि मुझे खा जाने के लिए तैयार है। भगवान जी, ऐसे पति किसी को न मिले। उसने तो मेरी जिंदगी ही नर्क बना दी है। वो दिल ही दिल में खुद से बातें कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज काफी ऊंची थी। रुद्र ने उसकी सारी बातें अपने कानों से सुनी थी। उठो, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। आरोही के बिना मेकअप के हुलिये पर उसने एक नजर डालते हुए हुक्म दिया था। कहाँ पर जाना है? उसने हैरत से पूछा। यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? रुद्र के लहजे में साफ चिढ़ थी। रंजना आंटी भी पहलू बदल कर रह गई थी, क्योंकि वो आरोही की खूबसूरती से डरती थी। उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि आरोही अपनी खूबसूरती की वजह से रुद्र को अपने बस में ना कर ले। और यही वजह थी कि वो अपने बेटे के कान भरती रहती थी। और रुद्र को तो वैसे भी बचपन से ही उससे नफरत थी। तो हमारे पास 5 मिनट हैं, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। मैंने तो अभी नाश्ता नहीं किया। मैं पार्किंग एरिया में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। 5 मिनट का मतलब होता है 300 सेकंड। अगर टाइम पर न पहुंची तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये सुनकर वो बुरी तरह से घबरा गई और भागते हुए कमरे में गई थी। उसकी हालत देखकर उसकी कजिन मजाक उड़ाने लगी। यार, तुम इतना ज़्यादा क्यों डर रही हो? और भाई की बातों को इतना सीरियस क्यों ले रही हो? वो इतने भी जालिम नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा सा तंग कर रहे हैं। तुम आराम से तैयार होकर नीचे चली जाओ, तब तक मैं भी अपनी पूरी तैयारी कर लेती हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? क्या वाकई वो मुझे डांटेंगे नहीं? हो सकता है कि थोड़ा सा डांट ले। तुम खुद ही सोचो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। हाँ, तुम ठीक बोल रही हो। मैंने उन्हें कुछ ज़्यादा ही अपने दिमाग पर सवार कर लिया है। पहले मैं अच्छे तरीके से तैयार हो लूँ, उसके बाद नाश्ता कर लूँगी। वैसे भी मैंने कौन सी उनकी मिन्नतें की थी कि मुझे छोड़ कर आए। ड्राइवर मौजूद है। अगर उन्होंने कोई हंगामा किया तो मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। आरोही समझ नहीं पा रही थी कि वो खुद को तसल्ली दे रही है या फिर अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही है। लगभग 15 मिनट के बाद वो आराम से 30 सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आई थी। पार्किंग एरिया में ड्राइवर की गाड़ी खड़ी देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो आराम से बैठी और नाश्ता करने लगी। दादी जी ने आंखों ही आंखों में उसे उठने का इशारा किया, लेकिन उसने दादी के इशारे को भी इग्नोर कर दिया था। यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। 10 मिनट वहां लगाने के बाद जब वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी तो वो लॉक था। उसी वक्त शीशा नीचे हुआ। पैदल चलना शुरू करो। मगर पैदल रास्ता तो 40 मिनट का है, उसने डर से कांपती हुई आवाज़ में कहा था। पैदल चलने से तो उसे बचपन से ही बहुत चिढ़ थी। मैंने कब कहा कि वो 2 घंटे का है? जवाब में रुद्र ने उस पर तंज कसा था। आरोही को अपनी कजिन पर भी गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से वो बेफिक्र हो गई थी। और जब वही कजिन आरोही के सामने रुद्र की गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठी तो आरोही के तन बदन में आग लग गई थी। अब तो उसकी कजिन ने अपनी जुबान भी बंद कर ली थी। उसने रुद्र को ये तक नहीं कहा कि मैंने ही आरोही को आराम से तैयार होने की सलाह दी थी। वो तो अब रुद्र के साथ मिलकर उसे डांट रही थी और उसकी लापरवाही पर उसे बातें सुना रही थी। बेबसी के मारे आरोही की आंखों में आंसू चमकने लगे थे। यहाँ उसकी हर कजिन ही अपने नंबर बनाने की कोशिश में लगी रहती थी और उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आरोही का ही होता था। हर किसी की यही कोशिश होती थी कि वो उसे नीचा दिखाकर रुद्र को खुश कर सके। न जाने रुद्र को भी उसमें ऐसी कौन सी नफरत थी। आरोही की टांगें थक कर बेजान सी हो गई थी। उसकी कजिन का कॉलेज रास्ते में ही आ गया था। वो अपने कॉलेज में जा चुकी थी, लेकिन आरोही अभी तक पैदल ही चल रही थी। वो इतने गुस्से में थी कि उसने सिर उठाकर ये भी नहीं देखना ज़रूरी समझा कि यूनिवर्सिटी आ चुकी है। वो यूनिवर्सिटी से भी आगे निकल आई थी। लगता है कि तुम्हें पैदल चलने का कुछ ज़्यादा ही शौक है, रुद्र ने धीमी आवाज में मुस्कुराते हुए कहा। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। आरोही उसके चेहरे पर फैली हुई मुस्कुराहट देख नहीं पाई थी। ये आपकी गलतफहमी है, उसने चिढ़कर जवाब दिया था। फिर जब सिर उठाकर देखा तो बुरी तरह से अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसकी सरकारी यूनिवर्सिटी थी और बहुत बड़ी थी। वो अभी यूनिवर्सिटी के सबसे आखिरी कोने के पास खड़ी थी। तुरंत पलटी और भागना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके सबसे सख्त सर की क्लास शुरू होने वाली थी।
इस दौरान भी वो लगातार उस जालिम इंसान को कोस रही थी और दिल ही दिल में उसे बद्दुआएं दे रही थी। लेकिन रुद्र को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। यूटर्न लेकर वो अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। आरोही का पूरा दिन ही खराब हो गया था। एक तो कल की टेंशन की वजह से वो प्रेजेंटेशन की तैयारी भी नहीं कर पाई थी और सर ने उसे अच्छा खासा डांट भी दिया था, बल्कि उसे दिन के तारे दिखा दिए थे। जब वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकली तब उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। असली सदमा तो उसे तब लगा जब उसने रुद्र को अपनी गाड़ी से टेक लगाकर अपना इंतजार करते हुए देखा। अब क्या मुझे वापस भी पैदल चलना होगा? ये ख्याल आते ही उसने जल्दी से अपनी गर्दन झुका ली थी और ऐसे दिखावा करने लगी जैसे उसने रुद्र को देखा ही नहीं। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बस स्टॉप था। पैदल जाने से अच्छा था कि वो बस से घर चली जाए। रुद्र ने जब उसे सिर नीचे किए हुए दूसरी तरफ जाते हुए देखा तो वो गुस्से से दांत पीस कर रह गया। उसने ऊंची आवाज में आरोही को पुकारा। आरोही की वजह सब लोगों ने ही पलट कर देखा था। आरोही ने उसकी आवाज सुनी भी थी मगर वो अनजान बन गई थी। ऐसा दिखावा करने लगी जैसे उसका इस इंसान के साथ कोई रिश्ता ही ना हो। आज से पहले रुद्र ने कभी भी किसी का पीछा नहीं किया था और वो उस नापसंद लड़की का पीछा कर रहा था। थोड़ा सा आगे जाकर उसने आरोही का बाजू जोर से पकड़ा और उसे एक झटके से पीछे की तरफ मोड़ा था। मैं तुम्हें कब से पागलों की तरह आवाजें दे रहा हूँ। आप यहाँ पर। उसने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वाह, क्या कहने हैं तुम्हारे। क्या कभी कान साफ नहीं किए जो तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दी? मुझे सच में पता ही नहीं चला कि आप यहाँ पर हैं। उसने फिर से मासूमियत से अनजान बनते हुए जवाब दिया था। जल्दी से चलो, घर वापस जाना है। मगर मुझे आपके साथ नहीं जाना। उसकी जुबान फिसल गई थी। जिस अंदाज में रुद्र ने उसे घूरा था वो सिर झुकाकर उसके साथ साथ ही चलने लगी थी। अपने आप को किसी गलतफहमी में रखने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट के बाद उसकी आवाज फिर से गूंजी थी। मैं समझी नहीं। तुम सिर्फ और सिर्फ दादी जी की वजह से पिक एंड ड्रॉप की सुविधा दे रहा हूँ, वरना मुझे तुम में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नफरत करते हैं, आरोही ने सादगी से जवाब दिया था। ये सुनकर रुद्र का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का था। वो ठिठक कर अपनी जगह पर रुका और आरोही के खूबसूरत चेहरे के एक एक नक्श को देखने लगा था। और फिर कुछ याद आने पर उसने अपने होठ भींच लिए थे और अपनी मुट्ठी भी जोर से बंद कर ली थी। तुम मेरी सोच से भी ज़्यादा समझदार हो। खैर, यही बेहतर है कि तुम्हें सच्चाई पता है। बाद में आपके लिए परेशानियां पैदा नहीं होंगी। मैं समझी नहीं। तुम्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं है। चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। जब आरोही ने सुना कि उसने गाड़ी में बैठने की इजाज़त दी है तो जल्दी से फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल कर बैठ गई। लेडीज़ परफ्यूम की खुशबू ने उसका स्वागत किया था। उसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया था। क्या मुझसे पहले यहाँ पर कोई लड़की बैठी थी? हाँ, वो कौन थी? क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है? ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो, समझी ना? उंगली उठाकर उसने धमकी देते हुए बोला तो वो दूसरी तरफ मुंह फेर कर बैठ गई थी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। अब अगर तुम्हारी जुबान बंद ना हुई तो मैं फिर से तुम्हें गाड़ी से निकाल दूंगा। आरोही ने अब की बार अपने होठों पर उंगली रख दी थी। रुद्र ने उस पर एक नज़र डाली और फिर अपना सिर ना में झटक दिया था। होठों पर उंगली रखे मासूम बच्चों की तरह वो खुद को खामोश कराने की कोशिश में लगी हुई थी। हाँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। आखिरकार रुद्र ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। न जाने क्यों आरोही की दिल की धड़कन रुक सी गई थी और उसे थोड़ा सा बुरा भी लगा था। क्या वो बहुत प्यारी है? आरोही को अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हुई थी। ये मैं नहीं जानता, मुझे बस वो प्यारी लगती है। मुझे मेरे दिल के सबसे नज़दीक महसूस होती है। वो मेरे लिए ख़ास है और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आंसुओं का एक गोला आरोही के गले में अटक गया था। उसे रोना क्यों आ रहा था वो समझ नहीं पा रही थी। वो तो शुरू से ही ये बात जानती थी कि रुद्र उससे नफरत करता है। अब अगर वो किसी और से प्यार करता है तो, और अगर किसी और में दिलचस्पी ले रहा है तो आरोही के दिल को तकलीफ क्यों हो रही थी? क्या वो मुझसे ज़्यादा प्यारी है? उसके होठ धीरे से फिर से थिरके उठे थे। क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं।
रुद्र ने हल्के से उसकी तरफ झुकते हुए पूछा, तो वो तेजी से पीछे की तरफ हटी। वो काफी ज्यादा ओवर रिएक्ट कर गई थी। रुद्र के माथे पर बल पड़ गए थे। उसने कुछ बोलने के लिए अपने होठ खोले ही थे मगर फिर खामोश हो गया। बाकी का रास्ता खामोशी में ही कट गया था। जैसे ही गाड़ी हवेली के गैराज में आकर रुकी, वो भागते हुए हवेली के अंदर चली गई थी। उसने गाड़ी का दरवाज़ा भी खुला छोड़ दिया था। उस लड़की में तो वाकई तमीज़ नाम की चीज़ ही नहीं है। रुद्र ने दिल ही दिल में खुद से बात करते हुए कहा। कमरे में जाकर आरोही ने गहरी गहरी सांस लेनी शुरू कर दी थी। वो खुद को संभालने की कोशिश में परेशान हो रही थी। शायद मेरे जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। मुझ जैसी लड़कियां प्यार के काबिल नहीं हैं। ये कहकर उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। आज की पूरी रात उसकी इसी बारे में सोचते हुए गुजर गई थी। अगली सुबह उसने अपने आप को हर तरह से समझाने की कोशिश की थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसके भले के लिए ही होगा। अगले कुछ दिनों में वो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गई थी क्योंकि नया सेमेस्टर शुरू हुआ था और हर टीचर की तरफ से प्रोजेक्ट मिल रहा था। अचानक ही उनके एक प्रोफेसर मलेशिया चले गए थे। अब उनकी जगह पर एक नए प्रोफेसर की ज़रूरत थी। आरोही ने तो भगवान का शुक्र अदा किया था कि इस प्रोफेसर से जान छूटी, क्योंकि वो बहुत ही सख्त था, बड़ी उम्र का भी था। इस वजह से बच्चों का बिल्कुल भी लिहाज नहीं करता था। अगर 1 मिनट के लिए भी कोई लेट हो जाता तो उसे क्लास के अंदर ही नहीं आने देता था। वो जो रात को सोचकर सोई थी आज छुट्टी होगी, सुबह जब दोस्त की कॉल पर उसकी आंख खुली तो वो बहुत चिढ़ गई थी। क्या परेशानी है? छुट्टी के दिन तो चैन से सोने दो। अरे कौन सी छुट्टी? जल्दी से तैयार हो जाओ, नए प्रोफेसर साहब आ रहे हैं। यार मैंने सुना है वो बहुत ही यंग और हैंडसम है। कसम से मैं तो उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तू भी जल्दी से घर से निकल। उसकी दोस्त ने ये कहकर कॉल काट दी थी। हे भगवान, अब कौन सा नया प्रोफेसर आ रहा है? आरोही को तो अपनी छुट्टी खत्म हो जाने का दुख था, वरना वो प्रोफेसर कितना हैंडसम था और कितना जवान था उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस दिन रुद्र भी जल्दी निकल गया था। सिर्फ 3 ही दिन उसने आरोही को पिक एंड ड्रॉप की सुविधा दी थी क्योंकि उन दिनों ड्राइवर गांव गया हुआ था और दादी जी ने अपने पोते से खास विनती की थी। 3 दिनों के बाद वो उसे वापस उसकी औकात में ले आया था। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं पहले ही बहुत लेट हो गई हूँ। आरोही अपने कजिन वरदान के सामने खड़ी उसकी मिन्नतें कर रही थी। ना, मुझे माफ करो, मुझे एक जरूरी काम के सिलसिले में जाना है। मैं जानती हूँ तुम्हारा कौन सा काम है। जरूर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाना होगा। चुप रहो। क्यों, मुझे मार डलवाने का इरादा है? अगर तुम मुझे छोड़ने के लिए नहीं गए तो मैं चीख चीख कर सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर सच्चाई का साथ देने के लिए मुझे मौत को भी गले लगाना पड़ा तो मुझे गम नहीं है। उसने अपने सीने पर जोर से हाथ मारते हुए भावनाओं से भरे लहजे में कहा था। अगर तुम लड़के होते तो जैसा तुम्हारा ये जज्बा है, कसम से आर्मी वालों को पता चलता तो वो तुम्हें बॉर्डर पर भेज देते। उसके बाद हमारा फायदा हो जाता। वो दांत पीसते हुए बोला। जल्दी से चलो, मुझे देर हो रही है। ये सुनकर वो खुलकर मुस्कुराई थी। वो क्लास में दाखिल हुई तो सामने खड़ी शख्सियत को देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। क्लास में बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो प्रोफेसर के साथ ही स्टेज पर खड़े थे। लड़कियां खामोशी से सिर झुकाए खड़ी थीं, जबकि लड़कों ने अपने हाथ ऊपर किए हुए थे। वो जाकर अपनी सीट पर बैठने ही लगी थी कि रोहन ने उसे आंखों ही आंखों में चुपके से अपनी सीट की तरफ आने का इशारा किया था। ये सब कुछ रुद्र ने अपनी आंखों से देख लिया था। मिस, क्या आप इन सब से अलग हैं? आरोही ने इग्नोर किया। मिस आरोही, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बच्चों ने हैरत से अपने नए प्रोफेसर को देखा, जिसे उनकी क्लास की सबसे शरारती लड़की का नाम भी पता था। कहीं ये प्रोफेसर इसका बॉयफ्रेंड तो नहीं? क्लास में एक लड़की की आवाज़ काफ़ी ऊंची हो गई थी। प्रोफेसर ने उसे नापसंदीदगी से देखा। वो लड़की घबराकर उसे नीचे अपने जूतों को घूरने लगी थी, जबकि आरोही का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। आप यहाँ पर आकर खड़ी हो जाइए। प्रोफेसर ने उसे बाकी बच्चों के साथ खड़े होने का इशारा किया। सर, असल में उनकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई थी। जहाँ तक मुझे लगता है मिस्टर रोहन, मिस आरोही के पास भी अपनी एक ज़ुबान मौजूद है और वो अपनी सफाई खुद दे सकते हैं।
आपको उनका वकील बनने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस काम के लिए यूनिवर्सिटी आते हैं, मेहरबानी करके उसी काम पर ध्यान दें। और जहाँ तक बात करने का सवाल है, तो आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। अपने इन शब्दों को संभाल कर रखिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। क्लास में दबी दबी हंसी सी आवाज़ें गूंजने लगी थी। रोहन का चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो गया था। आरोही स्टेज पर जाकर उन दोनों बच्चों के साथ ही खड़ी हो गई थी। बाकी सबको बैठने की इजाज़त मिल गई थी, क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका था। अब आरोही अकेली वहां पर खड़ी थी और रुद्र बाकी सबको लेक्चर दे रहे थे। आरोही में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सिर उठाकर किसी को एक नज़र भी देख सकती। अगर कोई और प्रोफेसर होता तो उससे माफ़ी भी मांग लेती, लेकिन यहाँ पर तो उसकी सबसे बड़ा दुश्मन मौजूद था, जिसे वो मुंह भी नहीं लगाना चाहती थी। माफ़ी मांगना तो बहुत दूर की बात थी। लेक्चर ख़त्म करने के बाद वो लंबे लंबे कदम उठाता हुआ क्लासरूम से बाहर निकल गया था। उसके जाते ही रोहन आरोही के पास आकर खड़ा हो गया। तुम ठीक तो हो? उसे देखकर आरोही ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। अरे क्यों रो रही हो? उसने मुझे नीचा दिखाया है, पूरी क्लास के सामने मेरा मजाक बनाकर रख दिया। बाकी सबको उसने बैठने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन मुझे। यार तुम तो क्यों उस पागल और साइको इंसान की बातों को अपने दिमाग पर सवार कर रही हो? बस छोड़ो उसे। तुम तो जानते हो कि बचपन से लेकर अब तक उसने हमेशा ही मेरे साथ बुरा बर्ताव किया है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारा ये फैसला भी हल कर दूंगा। रोहन ने उसके बालों को विखेरते हुए प्यार भरे अंदाज में कहा। रुद्र, जो अपना मोबाइल लेने के लिए क्लास में दाखिल हो रहा था, रोहन के इस बर्ताव को देखकर उसके तन बदन में आग लग गई थी। आरोही, उसने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, और वो डर के मारे अपनी जगह पर उछल पड़ी थी। ब्लैक बोर्ड के साथ लगी खड़ी हो गई थी और डर से थर थर कांपने लगी थी। उसकी हालत देखकर रुद्र को गहराई से अपनी गलती का एहसास हुआ था। मेरा मोबाइल उठा कर दो। अब की बार उसका लहजा काफी नर्म था। आरोही ने कांपते हाथों से उसका मोबाइल उठाया, जो कि छूटकर जमीन पर गिरकर टूट गया था। उसकी हालत अब और खराब होने लगी थी, जबकि रुद्र के सब्र का पैमाना भर चुका था। रोहन ने जल्दी से अपनी जेब से अपना वॉलेट निकाला और 5,000 के कई नोट उस मोबाइल के साथ रुद्र की तरफ बढ़ा दिए थे। आई एम रियली सॉरी। मैं इसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। रुद्र ने अपना मोबाइल ले लिया था, जबकि पैसे ज़मीन पर गिर गए थे और फिर सब माहौल ख़राब हो गया। उसके जाते ही वो रोहन की तरफ ध्यान देते हुए बोली, अब तो उसे ये भी डर लग रहा था कि रुद्र उन दोनों को एक साथ फिर से देख लेगा और फिर से उनकी सामत आ जाएगी। उसका तो आज घर वापस जाने का भी दिल नहीं कर रहा था। क्लासरूम से निकलने के बाद वो रोहन से नज़र बचाकर लाइब्रेरी में चली गई थी। रोहन उसे ढूंढता हुआ वहां भी आ गया था। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? क्या तुम उस इंसान से डर रही हो? नहीं, मैं उस इंसान से क्यों डरूंगी? उसने नजरें चुराते हुए जवाब दिया था। इधर मेरी तरफ देखो। तुम सारी दुनिया से झूठ बोल सकती हो, लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। रोहन चाहता था कि वो उससे अपने प्यार का इकरार कर ले, लेकिन अभी सही वक्त नहीं आया था। वो एक सही समय का इंतजार कर रहा था। और वैसे भी अभी उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। अभी तो काफी समय था, तो उसे हर फैसला बहुत सोच समझ कर लेना था। आरोही जाकर भी उसे झिड़क नहीं पाई थी और फिर से उसके साथ बैठकर बातें करने, अपने दिल के बोझ को हल्का करने की कोशिश करने लगी थी। दूसरी तरफ रुद्र बहुत ज्यादा बेचैन होकर स्टाफ रूम में चक्कर काट रहा था। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई आरोही को हाथ लगाने की? वो नज़ारा किसी फिल्म की तरह बार बार उसकी नज़रों के सामने घूम रहा था। जब रोहन ने आरोही के बाल बिगाड़े थे, इसका मतलब ये था कि वे एक दूसरे से काफी करीब थे। इस लड़की का दिमाग तो मैं ठिकाने पर वापस लाऊंगा। अगर मैंने उसे सबक न सिखाया, तो मेरा नाम भी रुद्र खुराना नहीं। वापसी पर वो उसी के साथ थी। घर वापस आई और पूरा रास्ता खामोशी से कट गया था। आज गाड़ी में लेडीज परफ्यूम की खुशबू भी नहीं थी। अनजाने में ही सही, आरोही का मूड भी काफी अच्छा हो गया था। उसने हल्के लहजे में कहा, रोहन सिर्फ मेरा दोस्त है, मेरे पास आपकी तरह कोई पार्टनर नहीं है। उसका ये सुनकर रुद्र ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी, जिसका मतलब था कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता। आरोही भी बेफिक्र होकर गाड़ी से टेक लगाकर बैठ गई थी। अगर ये एटीट्यूड दिखा रहा है,
तो मुझे क्या ज़रूरत है इसे सफाइयाँ देने की। भाड़ में जाए मेरी तरफ से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वापसी पर वे दोनों हवेली नहीं गए थे, बल्कि रोहन अपनी बुआ जी के घर चला गया था। उनके बेटे की सगाई थी और आरोही को भी अभी पता चल रहा था। ना तो वो घर वालों के बीच बैठती थी और ना ही कभी घर वालों ने उसे इतना ज़रूरी समझा था कि उसे इस तरह की जानकारी देते। उसकी कजिन तो अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। उनकी अपनी एक ही अलग लाइफ थी, जिसमें वे किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं करती थी। और वे बहुत चालाक थी, मामलों को संभालना जानती थी, जबकि उनके मुकाबले में आरोही नादान थी। हर बार वो गलती से अपना भेद खुद ही खोल देती थी और फिर हाथ मलती रह जाती थी। जब वे दोनों एक साथ हॉल में अंदर दाखिल हुए, तो बहुत से लोगों की नज़र उन पर उठी थी। काफ़ी लोगों की नज़रों में उनके लिए तारीफ़ें थीं, पसंदीदगी थी और कुछ जलन भरी निगाहों से उसे घूर रहे थे। आरोही को तो वहां मौजूद किसी भी इंसान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अपनी दादी जी को तलाश कर रही थी, जो उसे एक सोफे पर बैठी हुई नजर आई थी। वो मुस्कुराती हुई उनके पास चली गई थी। उसने अपनी कजिन से भी मुलाकात नहीं की, जबकि रुद्र उसके सोफे के सामने वाली टेबल पर अपने कुछ दोस्तों के साथ जाकर खड़ा हो गया था। सबकी नजरें आरोही पर ही टिकी हुई थी। ये तुम्हारी पोती है? दादी जी की एक दोस्त ने उनमें से आरोही के बारे में सवाल किया, तो दादी ने मुस्कुराते हुए आरोही को अपने गले से लगाकर हाँ में सिर हिला दिया था। बहुत ही प्यारी बच्ची है। क्या करती है? इससे पहले कि दादी कोई डिटेल देती, रंजना आंटी बोल पड़ी। मेरी भी एक बेटी है, बहुत ही प्यारी है, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। रात का बेटा, जरा इधर आना, उन्होंने अपनी बेटी को पुकारा। आरोही बहुत चिढ़ गई थी। वो औरत भी अपने आप में एक ही चीज थी। राधिका ने एक दो सवाल करने के बाद वो फिर से आरोही की तरफ ध्यान देने लगी। उन्होंने जब आरोही को अपने पास बिठाया हुआ था, उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसके सामने अपनी पोती की तारीफों के पुल बांधे जा रही थी। दादी जी ने जब उनकी नीयत समझी तो जल्दी से बोल पड़ी, मेरी पोती की सगाई हो चुकी है। ये शब्द नहीं थे, बल्कि बम था जो आरोही के सिर पर आकर गिरा था। वो औरत भी एकदम से चुप हो गई थी। अब उसे राधिका वाला ऑप्शन ज्यादा बेहतर लग रहा था। रंजना आंटी ने हैरत से दादी की तरफ देखा। मम्मी जी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने फिलहाल किसी को भी कुछ नहीं बताया। लड़का कौन है, क्या करता है? रंजना आंटी ने उत्सुकता भरे लहजे में पूछा था। इंग्लैंड में है, अपना बिजनेस है, राजनीति में भी काफ़ी हद तक दिलचस्पी लेता है। बहुत जल्द वो बिजनेस भारत में सेटल कर लेगा, तभी मैं अपनी पोती की शादी करूंगी। मेरी पहचान वाले का पोता है। दादी जी ने एक ही सांस में सारी डिटेल दे दी थी। आरोही झटपटा कर रह गई थी। उसे अजीब बेबसी का एहसास हो रहा था। उसकी नज़रें अनजाने में ही सामने खड़े रुद्र पर जाकर टिक गई थी। फिर उसने तुरंत अपनी नज़रों का रुख बदला था। शायद मेरी किस्मत ही यही है, उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की थी। रंजना आंटी भी सुकून में होकर अब उस औरत के सामने अपनी बेटी राधिका की तारीफें करने लगी थी। राधिका को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने मोबाइल पर अपने बॉयफ्रेंड से बात करने में इतनी व्यस्त थी कि उसे किसी चीज़ का कोई होश ही नहीं था। हॉल में मौजूद सब लोगों की नज़रें आरोही पर ही टिकी हुई थीं। हालांकि उसने ना तो कोई खास तैयारी की हुई थी और न ही मेकअप करके आई थी। कपड़े भी उसने सादे से ही पहने हुए थे। रुद्र ने जब उस एक लड़के की नज़रों की तपिश महसूस की तो आरोही के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके सामने लोहे की दीवार बनकर खड़ा हो गया था। जिस अंदाज में उसने उस लड़के को घूरा था, वो लड़का घबरा कर साइड में हो गया था। तुम्हें कुछ ज़्यादा ही लड़कों को अपनी तरफ खींचने का शौक है, उसके कानों के पास झुकता हुआ जख्म भरे लहजे में बोला था। आरोही के अंदर डर की एक लहर दौड़ गई थी। उसने अचानक डर के मारे घूंघट निकाला और सवालिया अंदाज में रुद्र की तरफ देखा। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? उसने तंज कसते हुए सवाल किया। तो आरोही ने ना में सिर हिला दिया। हालात तो कुछ और ही बता रहे हैं। मैं इन सब बातों को नहीं जानती और ना ही मुझे इन सब चक्करों को जानने में कोई खास दिलचस्पी है। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये सिर्फ आपकी सोच है। ये मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। न जाने उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। रुद्र ने वहां मौजूद किसी का भी लिहाज नहीं किया था और उसका बाजू पकड़कर उसे खींचता हुआ एक तरफ लेकर चला गया।
अगर तुम अपनी इन हरकतों से बाज ना आई तो मैं बहुत जल्द पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट रख दूंगा, और वो भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। दांत पीसते हुए वो फिर से उसके बाजू को मजबूती से दबोचे खड़ा था। मुझसे दूर रहकर बात करें। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे इस कदर नजदीक आए। आरोही ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देने की कोशिश की, मगर बुरी तरह से नाकाम हुई थी। वो जालिम इंसान पहाड़ की तरह अपनी जगह पर जमा हुआ था। उसे हिलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसकी इस कोशिश पर रुद्र के होठों पर एक तंज भरी मुस्कुराहट फैल गई थी, जो कि फिलहाल आरोही को बहुत जहर लग रही थी। अब उसने अपने दिल को समझा लिया था। आरोही को यकीन था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस इंसान की तरफ ध्यान नहीं देगी। अभी तो दादी जी ने उसने उस इंसान के बारे में भी पूछना था जिसके साथ उसकी सगाई तय हुई थी, और आज जो कुछ आरोही ने उसके साथ किया था वो भी बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। रुद्र से संबंध अच्छे करने की तो उम्मीद बाकी नहीं थी। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाहर फंक्शन चल रहा है। रंजना आंटी ने उन दोनों को एक तरफ जाते हुए देख लिया था, इसी वजह से गुस्सा होते हुए वहां पर पहुंच गई थी। रुद्र माँ पर एक नज़र डालता हुआ वहां से गायब हो गया। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, मेरे बेटे को अपने बस में नहीं कर सकती हो। रंजना आंटी ने उसे नफरत से घूरते हुए कहा था। मुझे उन्हें अपने बस में करने का कोई शौक भी नहीं है। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। ये कहकर आरोही उनके कंधे से कंधा मिलाते हुए वहां से निकल आई थी। अरे देखो तो, इस लड़की की नखरे तो देखो। एक बिजनेसमैन का रिश्ता क्या आ गया, खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही है। मैं भी देखती हूँ कैसे इसकी बड़े घर में शादी होती है। अगर मैंने इसे ड्राइवर के बेटे के साथ ना शादी करा दी तो मेरा वही नाम रंजना नहीं। उन्होंने दिल ही दिल में खुद से वादा किया था, और फिर जलन भरे अंदाज में मुस्कुराई थी। आरोही जब 5 साल की थी तब उसकी माँ उसे छोड़कर किसी अमीर आदमी से शादी करके चली गई थी, और कुछ ही सालों के बाद उसके पापा का भी देहांत हो गया था। अब आरोही 21 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसकी माँ ने पलटकर खबर नहीं ली थी, और न ही उसे ये पता चला था कि फिलहाल उसकी माँ कहाँ पर है, क्या कर रही है। अक्सर ही उसे अपनी माँ को लेकर ताने भी मिलते थे, मगर वो सब्र का घूंट पीकर रह जाती थी। उसने कभी भी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया था, क्योंकि वो भी किसी न किसी हद तक सच पर ही आधारित था। इसी वजह से उसके पापा के दोस्त का परिवार के लोग उसे नफरत जताते भी थे, मगर आरोही इनको कोई अहमियत ही नहीं देती थी। रुद्र की नफरत के पीछे भी यही वजह थी कि वो किसी ऐसी औरत की बेटी को अपनाने के लिए तैयार नहीं था जिसने उसके परिवार की इज्जत के साथ खेला था। उसे वो वक्त अच्छे से याद था जब उसकी आंटी सुमित्रा देवी ने उसके अंकल को धोखा दिया था और उनकी सारी दौलत को अपने नाम करवाकर अपने आशिक के साथ चली गई थी। उसके अंकल बुरी तरह से टूट गए थे, यहाँ तक कि वो अपनी सगी बेटी से भी दूर हो गए थे। अपनी सगी बेटी को भी धुतकारने लगे थे, और तब रुद्र को अपने अंकल के बुरे हाल की वजह से अपनी आंटी और उनकी बेटी से सख्त नफरत हो गई थी। उसे लगता था कि उनकी बेटी भी जवानी में वही करेगी जो उसकी माँ कर चुकी है। लेकिन दादी जी ने इस दौरान आरोही का बहुत साथ दिया था। उन्होंने सब लोगों की जुबान बंद कर दी थी, और हर किसी को साफ शब्दों में समझा दिया था कि अगर किसी ने भी आरोही के चरित्र पर बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अगर किसी को भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो इस घर से जा सकता है। उसके बाद सब लोगों की जुबान तो बंद हो गई थी, मगर वे अपनी हरकतों से आरोही को बार बार एहसास करा देते थे कि वे उनके बारे में क्या सोचते हैं और उसकी इस हवेली में क्या जगह है। कभी कभार तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी और सब कुछ छोड़ छाड़ कर रोने बैठ जाती, और कभी कभार वो खुद को संभाल लेती थी। अब जबकि घर में उसकी शादी की बात शुरू हो गई थी तो रंजना आंटी के चैन दिल को भी चैन आ गया था कि उनका बेटा उससे शादी करने से बच गया है। दूसरी तरफ रुद्र का गुस्से के मारे बुरा हाल था। वो दादी जी के कमरे में पहुंच गया था जबकि आरोही मैडम रुद्र के कमरे में मौजूद थी। वो एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग्स में आए हुए थे, और कुछ ही दिनों में उनके एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। आज ही सुबह रुद्र ने क्लास में बात की थी कि उनका पेपर बन चुका है। बाकी क्लास को भी पता चल गया था कि वो रुद्र के घर में रहती हैं। इसी वजह से सबने उनकी मिन्नतें की थी कि भगवान के वास्ते प्लीज़ किसी तरह से पेपर का पता लगवा लो।
सन ने वो पेपर अपने लैपटॉप पर बनाया होगा। अब वो उसके बेड पर बैठे उसका लैपटॉप चेक कर रही थी। उसके हाथ डर के मारे कांप रहे थे। दादी जी, आपने क्या सोचकर उसकी सगाई कर दी? आपको कम से कम हमसे तो सलाह लेनी चाहिए थी। तुम हो कौन जो मैं तुमसे सलाह लेती? तुम तो उसे अपनी दोस्त भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। दादी ने गुस्से से कहा तो वो झटपटा कर रह गया था। मैंने वो बात गुस्से में कही थी। उसने बेचैनी से अपना माथा सहलाया था। दादी जी चाहती थी कि उनका पोता आरोही से शादी कर ले, लेकिन जब उन्होंने रुद्र के इस बारे में बात की थी तो वो बुरी तरह से भड़क गया था। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस 2 टके की मामूली सी लड़की से शादी करूंगा, जिसकी माँ का चरित्र सब लोगों की नज़रों के सामने है, जिसकी माँ चरित्रहीन थी। उसकी बेटी कैसे चरित्रवान हो सकती है? उस वक्त उसने बोलने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि वो किस कदर कड़वे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। दादी जी तो अपने पोते के मुंह से ये शब्द सुनकर हैरान रह गई थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपने अंदर इस कदर नफरत लिए बैठा हुआ है। उस दिन दादी जी बिल्कुल खामोश हो गई थी। दोबारा उन्होंने ये बात नहीं छेड़ी। ना तो वो उस मामूली लड़की को अपनाने के लिए तैयार था और ना ही उसकी शादी किसी और से कराने की इजाज़त दे रहा था। दादी ने उसे टालकर कमरे से भेज दिया। जब वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो वहां पर मैडम पहले से ही मौजूद थी। वो अपने हाथ बांधकर उसकी इस हरकत को देख रहा था। मिल गया पेपर? वो जानता था कि ये मैडम यहाँ किस इरादे से आई हैं। नहीं यार, अभी कहाँ, उसने चिढ़कर जवाब दिया और फिर कुछ याद आने पर बेबसी से दांतों तले उंगली दबा ली थी। डर के मारे पलट कर देखा तो सामने ही खड़ा इंसान उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। वो उसके ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। वो मैं आपके लिए चाय लाई थी। मुझे पता है कि काम करके आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, आपके सिर में दर्द होने लगता है। आरोही ने डर से घूंट निकलते हुए सफाई देने की कोशिश की थी। कहाँ पर रह गई? मुझे तो नज़र नहीं आ रही, उसने खोखान नज़रों से घूरते हुए बोला था। वो मुझे लगता है मैं किचन में ही भूल कर आ गई हूँ। मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ये कहकर वो उसके बगल से होकर निकलने लगी थी। वो फिर से उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। अब की बार मैडम को यकीन हो गया था कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। उसे जोर से अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर क्या ज़रूरत थी अपने क्लासमेट की बातों में आकर इस तरह का बेवकूफ़ भरी कदम उठाने की, जबकि उसे पता था कि वो इंसान उड़ती चिड़िया के पर भाप लेता है और उसे पकड़ ही लेगा। फिर भी उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी। वो जरा सा उसके करीब हुआ तो वो 2 कदम पीछे की तरफ हटी। अपना संतुलन बरकरार न रख पाई। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, रुद्र ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे गिरने से बचा लिया। अब वो उसकी पकड़ में खड़ी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वो उसे गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? वे अभी एक ही स्थिति में खड़े थे जब वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, बहुत ज्यादा डर लगता है। आरोही ने डरते हुए जवाब दिया था। तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो? क्यों हर बार मुझे मजबूर करती हो कि मैं तुम्हें अपना वो रूप दिखाऊं जो मैं नहीं दिखाना चाहता? इससे पहले कि आरोही कोई जवाब देती, कमरे का दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुला और रंजना आंटी कमरे के अंदर दाखिल हुई थी। सामने का नज़ारा देखकर उनके तन बदन में आग लग गई थी। रुद्र ने उसे जल्दी से छोड़ा तो वो भी भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। ये सब क्या था रुद्र बेटा? आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वो तुम्हारे बेहद करीब थी। मैं इसका क्या मतलब निकालूं, मुझे बताओ। आपको कोई भी मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो चिढ़कर बोला और फिर कमरे से बाहर निकल गया। उसकी माँ ने वहीं पर खड़े खड़े फैसला कर लिया था। अगले कुछ ही दिन यूं ही खामोशी से गुजर गए थे। आरोही एक बार फिर से अपनी यूनिवर्सिटी के कामों में व्यस्त हो गई थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी आफत आने वाली है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। रात 9 बजे का वक्त था। सब खाना खाकर अपने कमरों में चले गए थे। आरोही भी अपने कमरे में बैठी कॉलेज का काम कर रही थी, जबकि उसकी बाकी दोस्तें फैमिली फंक्शन में गई हुई थीं। आरोही के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो चौकीदार का बेटा उसके कमरे में दाखिल हो गया था और उसे गंदी नज़रों से देखने लगा। ये क्या बदतमीजी है? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलो वरना मैं चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लूँगी। चीखो।
मैं भी तो यही चाहता हूँ और मुझे इसी चीज़ की तो पैसे मिले हैं। जैसे ही आरोही ने चीख मारी, कमरे का दरवाज़ा खुला और रंजना आंटी कमरे में दाखिल हो गईं। आते ही उन्होंने आरोही को जोर से थप्पड़ मारा और फिर उसे बालों से पकड़कर घसीटती हुई बाहर लेकर चली आई। जब रुद्र को इस बारे में पता चला तो वो आपे से बाहर हो गया था। दादी जी ने आरोही को बचाने की कोशिश की मगर रंजना आंटी ने उन्हें भी आंखें दिखाकर पीछे की तरफ धक्का दे दिया। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। ये दोनों एक ही कमरे में मौजूद थे और आप अच्छी तरह जानती हैं कि आधी रात के वक्त लड़का लड़की एक कमरे में होने का क्या मतलब हो सकता है। उन्होंने बेदर्दी से उसके चरित्र की धज्जियां उड़ाते हुए कहा था। आरोही दादी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने इसे अपने कमरे में नहीं बुलाया था। ये जबरदस्ती आ गया था। रुद्र ने अविश्वास से आरोही को देखा। वो तेजी से आगे बढ़ा और आरोही को लग रहा था कि वो उसका साथ देगा, लेकिन जब उसने रुद्र के मुंह से अपने लिए चरित्रहीन औरत का शब्द सुना तो वो बिल्कुल टूट कर बिखर गई थी। रंजना आंटी उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल रही थी। दादी जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की मगर इस बार रंजना आंटी ने दादी जी को भी चुप करा दिया था। खून ने आखिर अपना असर दिखाई ही दिया। रंजना आंटी के लहजे में भी सख्त नफरत थी। ड्राइवर के बेटे को रंजना आंटी ने पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दिया था। अब रुद्र ने अपने आदमियों को उसे ढूंढने के लिए भेज दिया था ताकि उसे लेकर आए। रंजना आंटी भी वहीं पर खड़े खड़े आरोही और उस लड़के की शादी का भी ऐलान कर गई थी। ये सुनकर रुद्र का दिल जोरों से धड़कने लगा था। वो तो पहले ही अपनी माँ की वजह से उसे बहुत गलतफहमी में था, लेकिन अब वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गया था। समझ नहीं पा रहा था कि क्या चल रहा है। तभी अचानक ही उन्हें एक जानी पहचानी औरत की आवाज़ सुनाई दी। सब लोगों ने पलटकर देखा तो हैरान रह गए। वहां पर कोई और नहीं बल्कि आरोही की माँ सुमित्रा जी खड़ी थी। आरोही पहले तो उन्हें पहचान ही नहीं सकी थी। अपनी बेटी की हालत देखकर उनका दिल खून के आंसू रोने लगा था। वो काफी समय से उससे मिलना चाहती थी, लेकिन दादी जी हर बार ही उन्हें रोक लेती थी। इस बार वो जबरदस्ती चली आई थी। आरोही भागती हुई अपनी माँ के पास गई और उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई इस हवेली में कदम रखने की? रुद्र ने गुस्से का घूंट पीते हुए कहा था। अपनी आवाज नीचे रखो, मैं अपनी बेटी को लेने के लिए आई हूँ। ये कहकर वो दादी जी के तरफ ध्यान देने लगी थी। आप तो बोल रही थी कि यहाँ पर मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह चरित्रहीन ना होती तो हम उसे हमेशा अपने सीने से लगा कर रखते। रंजना आंटी ने नफरत जताते हुए कहा। तुम अभी भी वैसी की वैसी हो, सुमित्रा जी ने दर्द भरे लहजे में कहा था। मुझे लगा था कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल चुकी होगी, लेकिन लगता है कि भगवान ने अभी तक तुम्हारी रस्सी ढीली छोड़ रखी हुई है। यकीनन भगवान तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अभी से अपने पापों की माफी मांग लो, क्योंकि कल को जब ऊपर वाले की पकड़ आ गई तो तुम बच नहीं पाओगी। ये कहकर उन्होंने अपनी बेटी का बाजू पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर बाहर चली गई थी। वहां पर उनकी बड़ी सी काली गाड़ी खड़ी थी। उनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। आज से कुछ साल पहले वो अपने घर से भाग नहीं रही थीं, बल्कि उन्हें किडनैप किया गया था और ये काम रंजना आंटी ने करवाया था। असल में वो उनके पति से अपनी बहन की शादी कराना चाहती थी, लेकिन सुमित्रा जी उनके रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी हो गई थी। रंजना को लगता था कि सुमित्रा जी को रास्ते से हटाने के बाद वो आसानी से अपनी बहन को आलोक जी की जिंदगी में शामिल कर सकती हैं। अपनी पहली पत्नी के चले जाने के बाद आलोक जी ने कभी भी दूसरी औरत की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। रंजना जी ने बाद में हजार कोशिशें की थी मगर कोई फायदा नहीं हुआ था और फिर कुछ ही समय के बाद आलोक जी का भी देहांत हो गया था। जहां तक सुमित्रा जी का सवाल था, तो उस रात वे अपराधियों से बचकर निकलने में कामयाब हो गई थी, लेकिन उस वक्त तक रंजना उन्हें पूरी हवेली में बदनाम कर चुकी थी। बाद में सुमित्रा जी ने दादी जी से संपर्क करने की कोशिश की, मगर दादी जी ने भी उन्हें हवेली में आने से मना कर दिया था और आलोक जी भी उनसे गलत फहमी पाल कर बैठे थे। जब उन्होंने अपने चहेते पति के मुंह से अपने लिए गलत शब्द सुने तो वे बहुत दुखी हो गई थीं और फिर मजबूर होकर उन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया। उनका एक क्लासमेट था जो कि यूनिवर्सिटी के ज़माने से ही उसे पसंद करता था।
जब उसे ये सब पता चला कि वो फिर से अकेली रह गई है, तो उन्होंने सुमित्रा जी को शादी का प्रस्ताव भेजा था। सुमित्रा जी ने उससे शादी कर ली और बाद में एक बिजनेस मीटिंग में उनकी आलोक जी से मुलाकात हुई थी। आलोक जी ने मान लिया था कि वो अपने पुराने प्रेमी के साथ भाग गई थी। सुमित्रा जी ने बाद में अपनी बेटी को भी पाने की कोशिश की, मगर उनमें भी नाकाम रही। आखिरकार उनकी बेटी उनके साथ थी। उनके सीने से लगी फूट फूट कर रो रही थी। मम्मी, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, आरोही ने दर्द से चूर लहजे में कहा था। मेरी जान, मैं जानती हूँ तुम्हें मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है मम्मी, लेकिन रंजना आंटी, हाँ मैं जानती हूँ, उसने मेरे साथ भी तो यही सब किया था। अपनी माँ का सच जानने के बाद आरोही को खुद पर गुस्सा आने लगा था। वो इतने समय से अपनी माँ के बेगुनाह होने के बावजूद उनसे नफरत कर रही थी। वो कितनी बदकिस्मत थी। उधर वो हवेली से चली गई थी और इधर ही हवेली में अजीब सी बेचैनी का माहौल बन गया था। कुछ ही दिनों के बाद रुद्र ने उस चौकीदार के बेटे को भी पकड़ लिया था और फिर उसे मार पीटने के बाद रुद्र के सामने ये राज खुला कि उसे ये सब कुछ करने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ ने कहा था। कुछ पल तो वो सदमे से चूर होकर अपने सामने बैठे उस लड़के को घूरता रहा जिसका कोई कसूर नहीं था, मगर इसके बावजूद भी उसने उस लड़के को अच्छा खासा मारा था। उस दिन वो अपनी माँ से इस बारे में पूछने के लिए उनके कमरे में गया था। अंदर से आने वाली आवाज़ें सुनकर उसे लगा कि उसके पैरों से जमीन चिपक गई हो। उसकी माँ उसकी आंटी सुमित्रा जी का मजाक बना रही थी। कैसे उन्होंने जवानी में उस औरत की जिंदगी बर्बाद की थी और उन्हें उनके पति की जिंदगी में से नीचा दिखाकर बाहर निकाला था। कैसे उन्होंने उन्हें किडनैप करवा कर उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी। उनके जाने के बाद उन्होंने उनकी बेटी को तकलीफ पहुंचाई थी और उन्होंने अपने बेटे को उस लड़की के खिलाफ भड़काया था। ये सब कुछ सुनने के बाद उसके लिए अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से दादी जी के कमरे में दाखिल हुआ। अचानक उनके कदमों में बैठ गया और छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। हाँ, वो आरोही से प्यार करता था। आरोही से बेइंतहा प्यार करता था। वो छोटी सी लड़की उसकी पूरी दुनिया थी। बचपन से उसे चाहता था। जब वो छोटा था और आरोही अभी 3-4 साल की थी, तो वो उसके साथ घंटों खेलता रहता था। उसे अपनी गुड़ियों की तरह संभालता था। जब वो रोने लगती तो वही उसे चुप कराता था। उसकी माँ ने उस लड़के के खिलाफ उसके दिल में 1000 बार जहर घोलने की कोशिश की थी, मगर फिर भी दिल उसके खिलाफ ना हो सका था। हाँ, कभी कभार दिमाग के फैसले हावी हो जाते थे, जिसकी वजह से वो उस पर गुस्सा कर जाता और उसे तकलीफ पहुंचा देता था। जब उसने यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर उसे तंग किया था, तो उसका मकसद सिर्फ ये था कि वो उसके करीब रह सके, और जब वो सीनियर बनकर उसके सामने आया तो वो चाहता था कि आरोही उसकी तरफ देखे, उसे पहचाने, मगर इसके बावजूद भी वो नफरत नहीं कर पाया। उसकी सख्ती के पीछे प्यार छुपा हुआ था, वो प्यार जिसे वो कभी जता नहीं सका था। अगर कभी उसे तकलीफ पहुंचाता भी तो बाद में उसके बारे में घंटों घंटों सोचता रहता था, खुद को कोसता रहता था, खुद को भी तकलीफें देता था, रात रात भर जागता रहता था और सोचता रहता कि क्यों उसने आरोही से सख्ती से बात की, क्यों उसने उसे रुलाया, क्यों उसने उसे तकलीफ पहुंचाई। दादी जी ने हैरत से अपने पोते को देखा, जो इतना मजबूत और सख्त मिजाज था, आज बिल्कुल टूट चुका था। बेटा, क्या हुआ? दादी जी ने चिंता से पूछा। रुद्र ने रोते रोते और हिचकियां लेते हुए सब कुछ बता दिया। कैसे उसकी माँ ने आरोही के खिलाफ साजिश की थी, कैसे उसने उसके दिल में नफरत का जहर भरा था और कैसे उसने सुमित्रा जी की जिंदगी बर्बाद की थी। उसने दादी जी को एक एक शब्द बता दिया था, कुछ भी नहीं छुपाया था। अपने दिल की हर बात, हर एहसास, हर दर्द उन्हें बता दिया। दादी ने उसे अपने सीने से लगा लिया, उनका जवान पोता, जिसके जज्बातों के साथ उसकी अपनी ही सगी माँ ने खेला था, उस वक्त उनके सामने एक हारा हुआ इंसान लग रहा था, जो अपना सब कुछ लुटा चुका था। बेटा, मैं जानती थी, दादी जी ने धीरे से कहा, मैं जानती थी कि तुम आरोही से प्यार करते हो। तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। जब भी वो कमरे में आती थी, तुम्हारी नजरें उसे ढूंढती थी। जब वो मुस्कुराती थी, तुम्हारे चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती थी। मैं सब कुछ देख रही थी। दादी जी उसके साथ सुमित्रा जी के पास गई और रोते हुए अपनी
शर्मिंदगी जताने लगी थी। मैं माफ़ी मांगने आई हूँ सुमित्रा। मैंने तुम्हारी बेटी के साथ इंसाफ नहीं किया। मैंने तुम्हारे साथ भी इंसाफ नहीं किया। मैंने रंजना की बातों में आकर तुम पर शक किया और तुम्हें अपनी बेटी से दूर रखा। ये मेरी गलती थी और मैं इसकी सजा भुगत रही हूँ। सुमित्रा जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उन्होंने दादी जी को गले से लगाया और कहा, आप मेरी माँ के बराबर हैं। मैं आपको कैसे नाराज रख सकती हूँ। रंजना जी ने भी बाद में अपनी सफाइयाँ देने की कोशिश की, मगर इस बार उनके बेटे ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। रुद्र ने सख्त लहजे में कहा, बस बहुत हो गया मम्मी। अब मुझे आपकी किसी भी बात पर कोई भरोसा नहीं है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अपना मकसद हासिल करने के लिए आप किसी की ज़िंदगी के साथ खेल जाएंगी। आपने न सिर्फ आरोही की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, बल्कि उसकी माँ की ज़िंदगी भी तबाह कर दी। आपने अंकल की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी, जो आज तक उस सदमे से उभर नहीं पाए। कि आपको अपने किए पर शर्म नहीं आती। बेटा, वो लड़की वाकई में चरित्रहीन है। रंजना जी ने एक आखिरी कोशिश की थी, मगर रुद्र ने सख्ती से कहा, मम्मी दोबारा इस नाम से मत पुकारना, वरना मैं अपना होश खो बैठूंगा। वो लड़की जैसे भी है मुझे पसंद है और उससे प्यार करता हूँ, और बहुत जल्द मैं उससे शादी करूंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आप चाहें तो स्वीकार कर रहे हैं, वरना मैं इस घर से चला जाऊंगा। ये बातें रंजना के दिल पर तीर की तरह लग रही थीं, क्योंकि अभी तक वो अपनी गलती स्वीकार कर नहीं पाई थी और सुमित्रा जी के सामने झुकना नहीं चाहती थी। मगर फिर भी बाद में उनके बेटे ने वाकई घर छोड़ दिया था और होटल में रहने लगा था। जब उनके पति भी उनसे सख्त नाराज हो गए और उन्हें अलग कमरे में शिफ्ट होने को कहा, और जब परिवार के तमाम लोगों ने उनसे बात करना छोड़ दिया, तो उन्हें गहराई से अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रात रात भर रोती रहती और अपनी गलतियों के बारे में सोचती रहती। आखिरकार एक दिन उन्होंने हिम्मत की और सुमित्रा जी के घर जाने का फैसला किया। उन्होंने सुमित्रा जी के घर जाकर उनसे और उनकी बेटी से माफ़ी मांगी। दरवाजे पर खड़ी रो रही थी और बार बार बोल रही थी, मुझे माफ़ कर दो सुमित्रा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने अपने बेटे बेटे के प्यार में अंधी हो गई थी। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुम्हारी मासूम सी बेटी को तकलीफ़ें दी। मुझे माफ़ कर दो, वरना मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी। सुमित्रा जी ने बड़े दिल का परिचय देते हुए उन्हें माफ़ कर दिया और उन्हें अपने सीने से भी लगा लिया। रंजना जी, बीती बातें भूल जाइए। भगवान ने मुझे सब कुछ वापस दे दिया है। मेरी बेटी मेरे साथ है। मेरा सम्मान वापस मेरे पास है। अब हमें आगे देखना चाहिए। अपनी माँ को देखकर आरोही ने भी उस औरत को माफ़ कर दिया। हालांकि उसके दिल में अभी भी दर्द था। वो बार बार नोटिस कर रही थी कि रुद्र की नज़रें उसी पर टिकी हुई हैं, मगर वो उससे नाराज़ थी। उस इंसान से जिसने न जाने कितने रूप बदलकर छोटी सी लड़की को तंग किया था। कभी उसका प्रोफेसर बन जाता, कभी सीनियर बन जाता, कभी खड़ूस दोस्त बन जाता, कभी जल्लाद बन जाता। हर बार एक नया किरदार, हर बार एक नया चेहरा। लेकिन उसी एक इंसान ने उसे जिंदगी भर तकलीफ दी थी। जब उसके रिश्ते की बात चली तो उसने साफ मना कर दिया, मैं उस इंसान से शादी नहीं करूंगी जिसे मेरे चरित्र पर भरोसा नहीं है। बाद में रुद्र उसके पास गया। वो बगीचे में बैठी फूलों को देख रही थी। जब रुद्र ने उसके पास आकर पूछा, तुमने शादी से क्यों मना किया है, वो संजीदगी से बोला। आरोही ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, आपको मेरे चरित्र पर भरोसा नहीं है और मैं ऐसे इंसान से शादी करके पूरी जिंदगी के लिए अपने चरित्र को शक के दायरे में नहीं रख सकती। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती जहां हर वक्त मुझे अपने आप को साबित करना पड़े। आरोही ने टूटे हुए लहजे में जवाब दिया था। रुद्र के दिल पर जोर से चोट लगी थी। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसके हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दो आरोही, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं गलतफहमी का शिकार हो गया था। मैं अपनी माँ की बातों में आ गया था, लेकिन मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की। मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था, लेकिन अपने जज्बातों को जता नहीं सका। आरोही ने अपने हाथ छुड़ा लिया और कहा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। रुद्र ने कहा, अगर तुम्हें वाकई फर्क ना पड़ता होता तो तुम कभी भी रोहन को खुद से दूर न करती। तुमने उसे दूर किया क्योंकि तुम्हें मेरी परवाह थी, और कभी भी दादी के लाए हुए रिश्ते से इतनी जल्दी मना न करती। तुमने मना किया क्योंकि तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता है। आरोही ने गुस्से से कहा, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मामला है। वो आंखें दिखाते हुए बोली थी। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, वाह, तुम में तो बड़ी हिम्मत आ गई।
उसके इस अंदाज पर वो ठिठक कर उसे देखने लगी तो हैरत हुई। रुद्र ने संजीदगी से कहा, मैं तब तक तुम्हारे घर के चक्कर लगाता रहूंगा और तब तक तुमसे पूछता रहूंगा जब तक तुम राजी नहीं हो जाती, और मैं हार मानने वाला नहीं। आरोही, तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आरोही ने तंज से कहा, तो पूरी जिंदगी लगे रहना, मैं इस दौरान शादी भी कर लूंगी। आरोही ने हाथ हिलाते हुए कहा, मगर वो ज्यादा समय तक उसके सामने डटकर खड़ी नहीं रह सकी थी। आखिरकार 3 महीने की लगातार कोशिशों के बाद आरोही ने भी घुटने टेक दिए, क्योंकि रुद्र वाकई में शर्मिंदा था और उसने अपने प्यार को साबित कर दिया था। वो रोजाना उसके घर आता, उससे माफी मांगता, उसकी पसंद की चीजें लाता, उसे अपनी जिंदगी में आरोही को सबसे ऊपर रखा और सबको साबित कर दिया। सुमित्रा जी ने भी उसे समझाया था कि बेटा, वो इंसान वाकई तुमसे बहुत प्यार करता है। उसने अपनी माँ को भी तुम्हारे लिए छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, पूरी जिंदगी तुम्हारी इज्जत करेगा, पूरी जिंदगी तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखेगा। और ऐसा ही हुआ। दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी। पूरे शहर में इस शादी की चर्चा हुई थी। रुद्र वाकई बहुत ज्यादा बदल गया था। पुरानी सारी कड़वाहटों को उसने प्यार के पानी से धो दिया था और अब उनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सुकून था। वो आरोही को आंखों का तारा समझता था और हर वक्त उसकी खुशियों का ख्याल रखता था। शादी के बाद उन्होंने एक नए घर में रहना शुरू किया, जहां सिर्फ प्यार और इज्जत थी। रुद्र अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश का ख्याल रखता और आरोही भी उसकी बेहतरीन जीवन साथी साबित हुई थी। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।